Hello students, welcome back to your online video classes. Hopefully all of you are doing good and taking care of yourself. तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ओके, इस चैप्टर में बच्चों हम लोग एक पूरा ही नया टॉपिक है, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर जब हम लोगों ने पढ़ा था और जब हम लोगों ने देखा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम लोग एक कॉइल को रोटेट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग एक कॉइल को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से, है ना, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा, है ना, as the coil rotates, okay, as the coil rotates, what happens as the coil rotates, an EMF is induced in the coil, is induced in the coil, okay, due to the change in, due to the change in flux associated or linked with the coil, है ना, with the coil, ओके। तो ये कॉइल जब रोटेट करेगा बच्चों, ठीक है, तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करेंगे, है ना, मैग्नेटिक, सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, तो जब हम लोग एक कॉइल को रोटेट कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे वो चेंज होने लगेंगे, है ना, दैट मीन्स फाई का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है, और अगर फ्लक्स चेंज हो गया बच्चों तो वो एक ईएमएफ इंड्यूस कर देगा, वो क्या कर देगा, एक ईएमएफ इंड्यूस कर देगा, ठीक है। और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया फिर हम लोग उस ईएमएफ को यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे तो गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं और मतलब इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑब्वियसली ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया मतलब करंट प्रोड्यूस हो जाएगा अगर सर्किट क्लोज हो तो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है बच्चों उसका इक्वेशन क्या होता है ना, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, इक्वेशन क्या होता है, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। इतना हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ रखा है, ठीक है। तो इतने चीजों को एक बार बस रिकैप करवाना था क्योंकि इस चैप्टर में हमारा पढ़ाई यहीं से स्टार्ट होगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में तो हम लोगों को नहीं पढ़ना, बट हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है पूरा का पूरा पढ़ाई इसके ऊपर निर्भर करता है ना। ओके, तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो एक्चुअल पढ़ाई है, दैट इज जो हम लोगों को एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, है ना। हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, ओके। तो अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है बच्चों, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ओके। तो देखो हम लोग इसे इस तरीके से डिफाइन करते हैं ना, an alternating current, an alternating current, okay, is that current whose magnitude whose magnitude changes continuously with time, okay, and its direction reverses periodically, and its direction reverses periodically, है ना। तो एक ऐसा करंट बच्चों जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहे, है ना, समय के साथ उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा और उस करंट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा पीरियोडिकली, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, ओके। तो उसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, है ना। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ाई किए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़े थे इससे पहले, है ना, थर्ड चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम लोग जिस करंट के साथ डील कर रहे थे दैट वाज द डायरेक्ट करंट, दैट वाज द डायरेक्ट करंट, है ना। डायरेक्ट करंट मतलब एक ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन कांस्टेंट हो, जिसका डायरेक्शन कांस्टेंट हो, ओके।
जिसका डायरेक्शन कांस्टेंट हो, वो रिवर्स नहीं होता हो, ठीक है। ये तो रिवर्स होता है एसी करंट, बट डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन रिवर्स नहीं होता, डायरेक्शन डज नॉट रिवर्सेस, ओके, डायरेक्शन डज नॉट रिवर्सेस, ओके। अच्छा, तो अगर हम लोग इसे ग्राफिकली शो करना चाहेंगे तो किस तरीके से शो कर सकते हैं, है ना। अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट इन दोनों को अगर हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, एक सिंपल तरीका है, ठीक है। एक सिंपल तरीके से देखो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे सपोज कर लो हम लोग यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं, ओके। सपोज हम लोग इधर एक्स एक्सिस में टाइम को लिए हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस में हम लोग सपोज कर लो करंट लेते हैं, ओके। वाई एक्सिस में सपोज कर लो हम लोग करंट का वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम ले रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है ना वो एक समय में 0 रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, फिर घटेगा, ठीक है, अभी तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, फिर 0 होगा और फिर दूसरे डायरेक्शन में वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें एक करंट मिलेगा, इसे हम लोग कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में डायरेक्ट करंट का डायग्राम अगर बनाओगे तो कुछ इस तरीके का बन सकता है ना। हालांकि डायरेक्ट करंट के और भी डायग्राम्स होते हैं बच्चों, उनमें से ये एक डायग्राम है ना, एक वे है रिप्रेजेंटेशन का इन ग्राफिकल फॉर्म, ओके। यहाँ देखो वैल्यू बढ़ घट नहीं रहा है, एक पैरेलल लाइन है, मतलब ये कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दिस इज डायरेक्ट करंट, ओके, दिस इज डायरेक्ट करंट। ऑन द अदर हैंड दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी, अल्टरनेटिंग करंट, ओके। अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन क्या है, दैट इज ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। कुछ बुक में बच्चों लिखा रहता है v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा रहे या फिर v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखा रहे, ठीक है, दोनों का मतलब लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। तो वो ऑथर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कोई इस तरीके से कोई उस तरीके से लिखते हैं, ओके। अच्छा तो ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट, ओके। अब आई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, नॉर्मल ओम्स लॉ लगाओगे। अच्छा, यहाँ पर ये ई नॉट क्या होता है, दिस इज द पीक ईएमएफ, है ना, पीक ईएमएफ, ओके। यानी कि अगर सपोज कर लो हम लोग ईएमएफ का एक ग्राफ बनाते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, है ना। अगर हम लोग अल्टरनेटिंग ईएमएफ का एक ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, बढ़ेगा फिर घटेगा फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके का ग्राफ बनेगा बच्चों। यहाँ पर देखो वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है, अगर इधर तुम वोल्टेज लिए हो और इधर तुम टाइम लिए हो तो देखो इस पॉइंट पर ईएमएफ मैक्सिमम हुआ, उस मैक्सिमम ईएमएफ को हम लोग ई नॉट कहते हैं, है ना, मैक्सिमम ईएमएफ को क्या कहते हैं, ई नॉट, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ये मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ, ओके। ये हो गया हमारा, दैट इज माइनस ई नॉट, यानी कि माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन वैल्यू उतना ही है, दैट इज ई नॉट, ओके। और E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। यहाँ पर ओमेगा टी क्या है बच्चों, दिस इज नथिंग बट द थीटा, दैट इज द एंगल मेड बाई, वो कॉइल को रोटेट किए थे, एंगल मेड बाई the magnetic field lines with the area vector, with the area vector, okay। theta क्या है, the angle made by magnetic field lines, that is B vector with the area vector, है ना। और उसे हम लोग रिप्लेस किए थे ओमेगा टी से, ठीक है। साइन का फंक्शन है और आप लोगों को पता है साइन मैक्सिमम कब होता है बच्चों, साइन मैक्सिमम होता है दो केसेस में, है ना, एक होता है 90 डिग्री और दूसरा होता है 270 डिग्री। 90 डिग्री में वो 1 होता है, 270 डिग्री में -1 हो जाता है। तो यहाँ पर जब वो पॉजिटिव मैक्सिमम हो रहा है, देखो यहाँ पर एंगल तब कितना हुआ होगा ना, 90 डिग्री, जिसे हम लोग π/2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव सेंस में वो मैक्सिमम हुआ है, यानी कि यहाँ का एंगल कितना होगा, दैट इज 270 डिग्री, दैट इज 3π/2, 3π/2। ये एंगल हो गया 0, ये π/2, दिस एंगल इज π एंड दिस एंगल इज 2π, है ना। 2π मतलब कॉइल एक पूरा कंप्लीट रोटेशन कर लिया, ठीक है। तो एक पूरे कंप्लीट साइकिल का ये ग्राफ है बच्चों, है ना। पूरे कंप्लीट साइकिल में देखो ईएमएफ पहले 0 रहता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है, जब 90 डिग्री टर्न कर जाएगा तब मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगा, फिर ईएमएफ घटेगा घटेगा घटेगा, 180 डिग्री टर्न करने पर ईएमएफ फिर से 0 हो जाएगा, फिर वो टर्न करता रहेगा कॉइल और 270 डिग्री टर्न करने पर ईएमएफ फिर से मैक्सिमम होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फिर एंगल बढ़ते 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 360 यानी कि 2π डिग्री 2π रेडियन हो जाएगा, तब फिर से ईएमएफ 0 हो जाएगा, तब फिर से ईएमएफ 0 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट को, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसे ना, अल्टरनेटिंग करंट को, ठीक है। अच्छा,
अब हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मल ओम्स लॉ के हिसाब से करंट इज इक्वल्स टू ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, है ना, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। ईएमएफ की जगह लिख देते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, है ना। अच्छा, ई नॉट बाई आर को हम लिखेंगे आई नॉट, एक और कांस्टेंट। तो आई इज इक्वल्स टू क्या इक्वेशन आएगा, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये इक्वेशन बच्चों मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है, ये इक्वेशन करेक्ट है ओनली फॉर रेजिस्टिव सर्किट, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस जहां पर हो। हम लोग इंडक्टेंस के बारे में पढ़े हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर, वो सब आ जाएंगे तो फिर ये इक्वेशन नहीं होगा, है ना, इक्वेशन चेंज होगा। ओके, वो हम लोग देखेंगे आगे चलकर, ठीक है। फिलहाल तो ये देख लो कि आई का इक्वेशन क्या आ रहा है, अगर सिर्फ रजिस्टर प्रेजेंट हो, करेक्ट ओनली फॉर रेजिस्टिव सर्किट, करेक्ट ओनली फॉर रेजिस्टिव सर्किट। ओके, तब हमारा आई का इक्वेशन आएगा, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अच्छा, उसके बाद उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ जो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ग्राफ के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे बच्चों, ठीक है। ये सपोज कर लो हम लोग ग्राफ बनाए, कुछ इस तरीके का ग्राफ बना, ओके, इस तरीके का ग्राफ बना, और सपोज कर लो ये हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू, और नीचे में देखो ये हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। दीज आर द टू मैक्सिमस, ओके। अच्छा, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो जब आपसे अगर पूछेगा एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल वी नॉट या फिर ई नॉट से, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर हमसे पूछेगा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ओके, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आई नॉट से, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट से। किसी किसी बुक में स्मॉल आई नॉट भी लिखा रहता है, कैपिटल आई नॉट भी लिखा रहता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया, वो समझ में आ रहा है होगा आप लोगों को। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ना, याद करो फिर से, वो कॉइल रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, ठीक है, कॉइल रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, ठीक है। जब वो रोटेट करेगा तो ईएमएफ का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मैक्सिमम होगा, उस मैक्सिमम ईएमएफ के वैल्यू को एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ कहते हैं। जब ये कॉइल रोटेट करेगा बच्चों, करंट का वैल्यू चेंज होता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। जो करंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है उसे आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका मतलब होता है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया बच्चों, द मैक्सिमम वैल्यू attained by an alternating by an alternating EMF और करंट। आपको करंट का पूछा जाए तो आप करंट का लिखोगे, ईएमएफ का पूछा जाएगा तो ईएमएफ का लिखोगे। अटेंड बाय एन ईएमएफ और करंट, ओके, इन ईदर डायरेक्शन, ठीक है, ये भी मैक्सिमम है, ठीक है, और ये भी मैक्सिमम है, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी मैक्सिमम वैल्यू तक वो पहुंच रहा है, इस डायरेक्शन में भी मैक्सिमम वैल्यू तक वो पहुंच रहा है। इन ईदर डायरेक्शन, इन ईदर डायरेक्शन, ओके, is called the peak value, is called its amplitude, एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं बच्चों, और पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड डिनोटेड बाई सिंबल हम पहले ही बता चुके हैं, ईएमएफ होगा तो ई नॉट और करंट होगा तो आई नॉट, ओके। उसके बाद एक और टर्म आता है बच्चों, यहाँ पर इतना पहले नोट कर लो। उसके बाद एक और टर्म आता है, दैट इज टाइम पीरियड, है ना, ठीक है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों ना, वो जो कॉइल था, है ना, वो जो कॉइल था, ठीक है, उसे एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में, है ना, उसे एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में जितना समय लगता है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, ओके। तो द टाइम टेकन, अब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से डिफाइन करेंगे। द टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट, okay, the time taken by alternating current to complete one cycle, to complete one
cycle of its variation is called the time period, and it is denoted by कैपिटल T, है ना, कैपिटल T से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, अच्छा। अब बच्चों हम लोग जब सर्कुलर मोशन वगैरह चैप्टर आप लोग पढ़े हो, ठीक है, सर्कुलर मोशन वगैरह चैप्टर आप लोग पढ़े हो, है ना, उसमें सपोज कर लो एक बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है ना, रोटेटरी मोशन जिसे हम लोग कहते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अच्छा, तो सपोज कर लो वो यहाँ से निकलता है, इस पोजीशन से निकला और वापस घूम करके वहीं पहुंचा, तो वो कितना मतलब रेडियन कवर किया, 2 पाई रेडियन, है ना। हम लोग पूरे 360 डिग्री को कितना कहते हैं, 2 पाई, ठीक है। अच्छा, और सपोज कर लो उसे टाइम लग रहा है t, ठीक है, और उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, दैट इज ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी अलग होता है, एंगुलर वेलोसिटी अलग होता है, आपको पता होगा, है ना। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, थोड़ा उसे याद करते हैं। दैट इज हम लोगों को पता है नॉर्मल सा फॉर्मूला, दैट इज हम लोग बोलते हैं क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ से टाइम का इक्वेशन क्या निकल जाएगा, दैट इंप्लाइज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस कितना है एंगल के टर्म्स में लिखेंगे तो 2 पाई रेडियन, है ना, डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है, तो एंगुलर के टर्म्स में लिखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, ये चीज को याद रखोगे। ओके, क्योंकि आगे हम लोग इस चीज को पुट करने वाले हैं, है ना, आगे हम लोग इस चीज को पुट करने वाले हैं। और फिर बच्चों जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है उस चीज के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद रिलेशन, ये रिलेशन याद रखोगे, आगे चलकर यूज में आएगा, ठीक है। इस चीज को मिटाते हैं, उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड, है ना, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर second, okay, by an alternating current, okay, is called its frequency, denoted by symbol f, okay, symbol f से डिनोट करते हैं। ओके, अच्छा, अब देखो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। ओके, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का इक्वेशन अभी लिखे थे, कितना था, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, तो टाइम पीरियड की जगह लिख देंगे दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, देखो ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई। ओके, तो इस चीज को फिर याद रख लो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किसका, कॉइल के रोटेशन का, कॉइल के रोटेशन का, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन हम लोग देखे थे, दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, साइन ओमेगा टी, ये रिलेशन था। अच्छा, यहां से देखो ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ, है ना, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ। ओके, तो ओमेगा की जगह, है ना, इस ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ओके, या फिर अगर यहां पर रिलेशन देखोगे, यहां पर रिलेशन अगर देखोगे, है ना, इधर देखो, यहां से ओमेगा का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, ना, यहां से अगर टाइम पीरियड के साथ रिलेट करोगे तो ओमेगा का वैल्यू आएगा 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो ये जो मेन इक्वेशन है हमारा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वहां ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी पुट कर दो। ये टी टाइम पीरियड है बच्चों, कैपिटल टी, और ये टी जो स्मॉल टी है, दिस इज टाइम एट एनी इंस्टेंट, टाइम एट एनी इंस्टेंट। ओके, किसी एक इंस्टेंट में, जिस समय तुमने देखा, ठीक है, ये वो टाइम है स्मॉल टी। और ये कैपिटल टी क्या है ना, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, वो जो कॉइल रोटेट कर रहा है उसे एक चक्कर पूरा घूमने में जितना टाइम लगा, वो ये कैपिटल टी है, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन, ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे, 2 पाई बाई टी, दैट इज 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। ओके, तो ये दो इक्वेशंस और बन गए बच्चों, किसके ना, हमारे करंट के, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि
हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोगों को ये साफ साफ दिख रहा है कि जो करंट है ना, अल्टरनेटिंग करंट, उसका वैल्यू फिक्स तो नहीं है, उसका वैल्यू बढ़ता है घटता है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। और एक बार इधर मैक्सिमम होता है, एक बार दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, ठीक है, जिसे हम लोग आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड इस ग्राफ का इक्वेशन कोई पूछेगा तो बोलोगे आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ओके। अब हमारे घर में जो करंट आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो, सपोज कर लो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे फैन को सपोज कर लो 2 एम्पियर का करंट चाहिए, ठीक है, 2 एम्पियर का करंट चाहिए, है ना। और हमारे घर में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। दैट मीन्स 2 एम्पियर हमेशा तो नहीं मिलता होगा, अल्टरनेटिंग करंट है तो वैल्यू 0 भी होता होगा, 2 भी होता होगा, 0 फिर से होता होगा, इस तरीके का कुछ करंट होगा, है ना, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू तो फिक्स नहीं है। तो ये कौन सा 2 एम्पियर है? क्या ये मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं? ये 2 एम्पियर एक्चुअली है कौन सा वैल्यू? क्या ये एवरेज वैल्यू है करंट का? बिकॉज हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो ये जो 2 एम्पियर, जब हम बोलते हैं कि हमारे फैन को 2 एम्पियर का करंट चाहिए, तो ये कौन सा 2 एम्पियर है? क्या ये एवरेज करंट है? क्या ये हमारा रूट मीन स्क्वायर करंट है? ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, अभी सब टर्म समझ में आएंगे बच्चों, धीरे धीरे हम लोग टॉपिक्स में टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट चेंज होता रहता है, तो साइंटिस्ट लोग सोचे कि हम लोग क्या करते हैं ना, इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसे अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को ना, पहले उनके दिमाग में आया कि हम लोग इसका क्या निकालेंगे ना, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? एवरेज वैल्यू। तो सबसे पहले एवरेज वैल्यू निकाला गया, ओके। तो जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो, है ना, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो, जैसे सपोज कर लो एक बार ये हो गया 5 एम्पियर इस डायरेक्शन में, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में वो हो गया -5 एम्पियर, ठीक है, माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 5 प्लस -5, तो वो तो 0 आ रहा है, बाई 2 करोगे, है ना, तो वो तो 0 आएगा, वो कितना आएगा? 0 आएगा, ओके। तो एवरेज निकालने से कंप्लीट साइकिल का, है ना, कंप्लीट साइकिल का एवरेज निकालोगे तो रिजल्ट 0 आएगा बच्चों। एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों के मैक्सिमम वैल्यू को जोड़ दो, दो वैल्यूज हैं तो डिवाइडेड बाई 2 करो तो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये तो एक बार +5 हो रहा है तो दूसरी बार -5 हो रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग पहले आते हैं इसके कंसेप्ट पे कि एवरेज वैल्यू निकाला कैसे जाता है, ठीक है। दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ओके। कैसे निकालेंगे? तो देखो, अगर सपोज कर लो एक सर्किट में, जैसे सपोज कर लो एक सर्किट है, उसमें एक रजिस्टर लगा है सपोज, ओके, और एक एसी सोर्स को बच्चों हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लगा हुआ है, ठीक है। अब आप किसी एक इंस्टेंट में देखें यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रहा है आई, आप बोलोगे सर ये डायरेक्शन इधर कैसे है? हमने कहा किसी एक इंस्टेंट में, है ना, तो ऑब्वियसली करंट कभी इधर से निकल कर जाएगा, कभी इधर से निकल कर जाएगा। हमारे इंडिया में एक बार में ये 50 टाइम्स होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है ना। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। हमने जब देखा करंट सपोज इधर जा रहा था, ठीक है, हमने जब देखा करंट सपोज कर लो इधर जा रहा था, ठीक है। तो आई इंस्टेंटेनियस कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज dq/dt करके निकाल सकते हैं। आई इंस्टेंटेनियस डेफिनेटली निकाल सकते हैं। और जब हम लोग एवरेज वैल्यू के बारे में बात करते हैं बच्चों, अगर हम आई एवरेज निकालने को बोलेंगे तो आई एवरेज कैसे निकालेंगे? दैट इज q/t, है ना। जैसे आप लोग याद करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, क्या होता है? dv/dt, है ना। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? s/t, है ना। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके का रिलेशन है बच्चों। किसी चीज का इंस्टेंटेनियस निकालना हो, है ना, किसी चीज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं, i इज इक्वल्स टू dq/dt। अच्छा, यहां से हम लोगों को मिल जाएगा dq इज इक्वल्स टू i इंटू dt, ठीक है, dq इज इक्वल्स टू i इंटू dt। अच्छा, तो अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ dq लिखे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ i dt, सही जा रहे हैं। अच्छा, dq छोटे छोटे चार्जेस को जोड़ोगे तो q मिलेगा, तो q इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ i dt, ओके। अच्छा, तो अब हम i एवरेज में q की जगह लिख देंगे बच्चों, क्या q की जगह लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ i dt, तो लिख देते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ i dt डिवाइडेड बाई t। अच्छा, t को हम लिख दें इंटीग्रेशन ऑफ dt, बिकॉज dt dt को जोड़ोगे तो t ही तो मिलेगा, है ना। तो
ये लिखने का बस एक तरीका है बच्चों, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखो, आपको कहीं पर भी एवरेज निकालना हो, ठीक है, ओके, कहीं पर भी एवरेज निकालना हो और जिस चीज का आप एवरेज निकाल रहे हो, ठीक है, ओके, the quantity whose average you want to find, okay, the quantity whose average you want to find, okay, if it depends upon time, if it depends upon time, अगर वो टाइम पे डिपेंडेंट है, if it depends upon time, okay, तो आप क्या करो ना, उस क्वांटिटी, जैसे x एक क्वांटिटी है, उसका एवरेज निकालना चाहते हो और x टाइम पे डिपेंड करता है, तो सिंपल तरीका है, x का एवरेज निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ x dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये फॉर्मेट याद रखो, आगे बहुत काम आएगा। x का एवरेज निकालना है तो x dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, समझ में आ रहा है। i का एवरेज निकालना है तो i dt इंटीग्रेशन ऑफ i dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। सपोज कर लो हमें ईएमएफ का इंटीग्रेशन करना है, सपोज कर लो v एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाई dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt, ओके। अगर हमें पावर का एवरेज निकालना है, पावर का एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ p dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट है बच्चों, इस फॉर्मेट में हम लोग निकालेंगे, ओके। एक का हमने करके दिखा दिया कि वो किस तरीके से हम लोग ऑब्टेन किए, आई एवरेज निकालना है तो हम उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। तो इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ओके, इसे नोट डाउन कर लो, हम क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, तो आते हैं, हमारा करंट का फॉर्मूला क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमारे करंट का फॉर्मूला ये है, इंस्टेंटेनियस करंट, किसी भी एक इंस्टेंट में अगर करंट निकालना है तो यही फॉर्मूला बनता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो आई एवरेज हम लोग निकालेंगे, है ना, पहले निकालेंगे आई एवरेज फॉर फुल साइकिल और कंप्लीट साइकिल, है ना, आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल, है ना, मतलब जैसे ये करंट हो गया, है ना, कंप्लीट साइकिल का मतलब समझ रहे हो, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन होने के बाद, है ना, करंट का वैल्यू ऑब्वियसली एक बार प्लस आई नॉट हुआ होगा, एक बार माइनस आई नॉट हुआ होगा, है ना, तो एवरेज निकालना है पूरा कंप्लीट साइकिल का, ठीक है। तो निकालते हैं, है ना, सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टाइम पीरियड, कैपिटल टी, ठीक है। और यहाँ पर टाइम स्टार्ट हुआ तो ये टाइम हो गया 0, ओके। तो आई एवरेज, ओके, आई कैन राइट इट एज, अभी बताए थे कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम वेयर टू वेयर 0 टू कैपिटल टी, फ्रॉम वेयर टू वेयर 0 टू कैपिटल टी, पुट कर दोगे। अच्छा, इट इज इक्वल टू, आई का वैल्यू कितना है पुट कर दो, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह वैल्यू पुट करोगे दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी, और नीचे हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू टी, ठीक है। ओके, अब इंटीग्रेशन करते हैं, आई नॉट तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ जाएगा, है ना, बाकी बचेगा हमारा साइन ओमेगा टी डी टी, ओके। तो इसे हम लिखेंगे, इट विल बी इक्वल टू, आई नॉट बाहर ले आए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू टी, ओके। अच्छा, यहाँ से फिर देखो इक्वेशन हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो जगह नहीं होगा, दैट इम्प्लाइज, ओके, आई नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों ना, इट विल बी माइनस, इट विल बी माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ओके, लिमिट हो गया 0 से लेकर के टी, डिवाइडेड बाई डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा टी, ठीक है, फ्रॉम 0 टू टी, फ्रॉम 0 टू टी, विच इज इक्वल टू, ओके, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन को बाहर ले जाएंगे, ठीक है, माइनस साइन को बाहर ले जाएंगे और ये इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों, इस टी की जगह हम लोग एक बार क्या पुट करेंगे, इस टी की जगह एक बार कैपिटल टी पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व होकर के इस तरीके का आएगा, देखो दैट इज माइनस, ये माइनस साइन को बाहर ले लिए तो माइनस आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0, और ये जो ओमेगा था इसे नीचे लेकर डिवाइड कर दिए, नीचे इंटीग्रेशन है टी का फ्रॉम 0 टू टी, तो ये हो जाएगा टी, तो हम लोग नीचे लिख देंगे दैट इज ओमेगा टी, है ना। अच्छा, अब उसके बाद देखो,
अब उसके बाद देखो टी की जगह उसका वैल्यू पुट करते हैं, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, याद है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो टी की जगह उसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, इट विल बी इक्वल टू माइनस आई नॉट, ओके, कॉस ओमेगा, टी की जगह कितना पुट करेंगे बच्चों ना, 2 पाई बाई ओमेगा माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ओमेगा टी। अच्छा यहाँ देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, दैट इंप्लाइज माइनस आई नॉट, ओके, कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई ओमेगा टी। अब यहाँ देखो बच्चों कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू भी होता है 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, तो ये हो गया माइनस आई नॉट इंटू 0 डिवाइडेड बाई ओमेगा टी। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट 0 आएगा, तो आई एवरेज का वैल्यू कितना आया, दैट इज 0। एक कंप्लीट साइकिल में आई एवरेज कितना होता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 0, ओके, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे कंप्लीट हाफ, मतलब कंप्लीट साइकिल में तो 0 आ रहा है, ठीक है, हाफ साइकिल में कितना आएगा, है ना, हाफ साइकिल में कितना आएगा, तो इसे नोट डाउन कर लो, ओके। उसके बाद हम लोग निकालेंगे आई एवरेज इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल मतलब पूरे साइकिल के लिए टाइम लगता है कैपिटल टी, तो हाफ साइकिल के लिए टाइम कितना लगेगा, टी बाई टू। तो जो हमारा लिमिट होगा वो कहां से कहां तक रहेगा, 0 से लेकर के टी बाई टू तक रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है ना। बाकी इंटीग्रेशन तो आप करना सीख ही गए हो, है ना, और उस हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू, हम लोग उसे लिखेंगे दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिमिट 0 से लेकर t बाई टू, यहाँ भी 0 से लेकर t बाई टू, ठीक है। इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i की जगह वैल्यू पुट करोगे, i का वैल्यू कितना था बच्चों, i इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, दिस इज द वैल्यू। तो i की जगह लिख देंगे दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t बाई टू, किसका ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू t बाई टू, ओके, फ्रॉम 0 टू t बाई टू, ओके। अच्छा अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा देखो, दैट इज आई नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन फिर वही होगा तुम्हारा, दैट इज माइनस कॉस कितना हो जाएगा ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ओके, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t बाई टू तक डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा दैट इज डिवाइडेड बाई t बाई मींस dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 टू t बाई टू, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करना है इंटीग्रेशन को, तो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू दैट इज आई एवरेज, दैट इंप्लाइज आई एवरेज, ओके, ये आई एवरेज है बच्चों, ठीक है, दिस इज द आई एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू माइनस आई नॉट, ओके, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी बाई टू माइनस कॉस 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा ना, दैट इज ओमेगा टी बाई टू, ठीक है। जहां जहां टी था वहां पर टी बाई टू आ गया, बस यही फर्क है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर से टी का वैल्यू पुट कर दो, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, सॉरी, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, वैल्यू पुट कर दोगे, दैट इंप्लाइज आई एवरेज कितना आ जाएगा ना, माइनस आई नॉट, ओके, इनटू कॉस ओमेगा इंटू टी बाई टू की जगह पुट करोगे, दैट इज 2 पाई बाई ये हो जाएगा कितना ओमेगा इंटू टू, ठीक है, ओमेगा इंटू टू, ठीक है, बिकॉज यहाँ 2 पहले से नीचे में माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, दैट इज ओमेगा टी बाई टू, तो ओमेगा टी की जगह पुट कर देंगे, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा बाई टू लिख देते हैं, और टी की जगह पुट कर देते हैं, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। बस टी की जगह वैल्यू पुट करना है बच्चों, इस स्टेप में हम लोगों ने सिर्फ टी की जगह उसका वैल्यू पुट किया है, ओके। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखो 2 और 2 कैंसिल, ओमेगा और ओमेगा कैंसिल, ओके। अच्छा और नीचे यहाँ देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, है ना, दोनों कैंसिल, नीचे सिर्फ पाई बचा, ठीक है। अब देखो दैट इंप्लाइज आई एवरेज विल बी इक्वल टू माइनस आई नॉट होल इनटू कॉस, यहाँ पर भी ऊपर में पाई बचा है बच्चों, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है ना, -1, और फिर ये माइनस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। तो ये देखो -2 हो जाएगा, बाहर में एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 आई नॉट बाई पाई, 2 आई नॉट बाई पाई। तो यहाँ पर आई एवरेज 0 नहीं हो रहा है बच्चों, अगर हम लोग हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, है ना,
सिर्फ हाफ साइकिल के लिए अगर एवरेज निकालेंगे, ठीक है, हाफ साइकिल का अगर एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा ना 2I0/2, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन फॉर आई एवरेज, दैट इज इक्वल्स टू 2I0/2 पाई, है ना, 2I0/पाई। ओके, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। ओके, उसके बाद बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज RMS वैल्यू, जिसे हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, शॉर्ट फॉर्म में RMS कहा जाता है, ठीक है, ऑफ करंट, ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, करंट लिख दे रहे हैं, ऑफ करंट, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। जैसा इसका नाम है बच्चों, जस्ट ऑपोजिट हम लोग उसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। नाम में पहले रूट है, फिर मीन है, फिर स्क्वायर है, लेकिन हम लोग पहले करेंगे स्क्वायर, फिर मीन और फिर रूट, है ना। तो नाम के जस्ट ऑपोजिट हम लोगों को काम करना है, ठीक है। दैट इज पहले हम लोग क्या करेंगे, दैट इज स्क्वायर, फिर उसके बाद मीन, उसके बाद हम लोग रूट निकालेंगे, ठीक है। दैट मीन्स सपोज IRMS हमें निकालना है, दैट इज करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हम पहले क्या करेंगे ना, उसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज I², फिर उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है, इसी के लिए ऊपर में एक बार दे दिए, फिर उसका एवरेज यानी कि मीन, और फिर उसका हम लोग रूट ओवर कर देंगे, फिर हम लोग उसका क्या कर देंगे ना, रूट ओवर कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमें वोल्टेज दिया गया है यानी कि EMF दिया गया है और ERMS निकालने को कहा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, पहले हम लोग बच्चों EMF का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग उसका रूट कर देंगे, रूट ओवर निकालेंगे, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट IRMS और ERMS। ओके, IRMS और ERMS। ओके, अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, द सिग्निफिकेंस ऑफ, सिग्निफिकेंस ये इस टॉपिक के लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ RMS वैल्यू, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ RMS वैल्यू क्या है, ठीक है, इस चीज को हम लोग इस टॉपिक के लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो स्टेप याद रहा, पहले क्या करना है, स्क्वायर, फिर मीन, फिर उसके बाद रूट ओवर, फिर उसके बाद रूट ओवर, तो स्टेप याद रखोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो निकालना है हमें रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और अल्टरनेटिंग करंट, ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो देखो बच्चों, हम लोगों को IRMS निकालना है, तो तरीका क्या बताए थे ना, पहले स्क्वायर करोगे, फिर एवरेज और फिर रूट ओवर, ठीक है। अच्छा, आई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, वो भी याद रहना चाहिए, दैट इज I0 sin ओमेगा t, है ना। तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर करना है ना पहले, तो दैट इज I0 स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा t, है ना, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। अच्छा, तो हम IRMS को लिख देते हैं, दैट इज I0 का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है, इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसका पावर हाफ कर देंगे, रूट ओवर मतलब पावर हाफ, ठीक है, रूट ओवर का मतलब क्या होता है बच्चों, पावर हाफ। ओके, अच्छा, तो IRMS, ओके, इट विल बी इक्वल टू, एवरेज निकालने का तरीका अभी हम लोग सीखे थे, है ना, जैसे हम लोगों को आई एवरेज निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, IDT डिवाइडेड इंटीग्रेशन ऑफ IDT डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DT। अभी हमें किसका एवरेज निकालना है, देखो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हम लोग जब हम लोग I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालेंगे तो तरीका क्या होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे, दैट इज I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, टाइम पीरियड पुट कर देंगे फ्रॉम दैट इज 0 to t, है ना, टाइम लिमिट 0 से लेकर t तक, ठीक है, ये हम लोगों को करना है। ओके, इस चीज को समझे, ठीक है। तो हम लोग किसका एवरेज निकालना चाहते हैं, दैट इज I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये एवरेज निकालने का तरीका हम बोले थे, याद रखोगे, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल तो इसे मिटा रहे हैं, ओके, बिकॉज ये स्टेप हम लोग उधर लिखने वाले हैं, है ना। ओके, हाँ, तो अब देखो यहाँ पर इसके बाद स्टेप हमारा क्या आएगा, दैट इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt
डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू टी, यहाँ पर भी फ्रॉम 0 टू टी, इसका पूरा का पावर हाफ, इसके पूरे का पावर हाफ, ठीक है, रूट ओवर है इसी के लिए पावर हाफ रहेगा। अच्छा, अब यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है, उसे हम लोग कॉस में कन्वर्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब हमारे यहाँ थीटा तो नहीं है, ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह लिखेंगे ओमेगा टी, है ना, थीटा की जगह लिखेंगे ओमेगा टी। तो ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, है ना, वी विल यूज दिस रिलेशन। ओके, अच्छा, तो आई आर एम एस कितना आएगा देखो ना, इट विल बी इक्वल टू, हमारा आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, आई नॉट का स्क्वायर कांस्टेंट, उसे बाहर निकाल लिए, अंदर बचा क्या ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होल डी टी फ्रॉम 0 टू टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू टी। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू टी कितना होगा, टी। ओके, तो उसके बाद वाला स्टेप देखो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप बच्चों करोगे इस चीज को, दैट इंप्लाइज आई आर एम एस, है ना, कितना निकल कर आएगा देखो, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करते हैं ना, आई स्क्वायर बाई टी पहले बाहर लिख देते हैं, दैट इज आई नॉट का स्क्वायर बाई टी, और इंटीग्रेशन ऑफ, अब सिर्फ ऊपर में बचा, दैट इज 1 इंटू डी टी, दैट इज टी, ओके, 1 इंटू डी टी दैट इज टी, ओके, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, दैट इज साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, दैट इज, अच्छा इंटीग्रेशन तो कर दिया ना, तो लिमिट हो गया 0 से लेकर के टी तक, और इस पूरे का पावर हाफ, इस पूरे का पावर कितना रहेगा, हाफ, बिकॉज रूट ओवर सबसे बाहर में है बच्चों, इसी के लिए पूरे का पावर कितना आएगा ना, हाफ आएगा। तो दैट इंप्लाइज आई आर एम एस इज इक्वल टू, ठीक है, इस 2 को बाहर ले आते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना, दैट इज आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, ओके, इनटू, ये हो जाएगा, इस टी की जगह कैपिटल टी पुट कर देंगे, दैट इज टी, माइनस हो जाएगा, अच्छा साइन 2 ओमेगा टी, दैट इज टी की जगह कैपिटल टी पुट करोगे तो साइन 2 ओमेगा, टी की जगह फिर पुट कर देंगे, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, है ना, डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, ओके, इस पूरे का पावर कितना है ना, हाफ, ठीक है, दैट इंप्लाइज आई आर एम एस का वैल्यू कितना आएगा देखो, यहाँ ओमेगा से ओमेगा बच्चों हो गया कैंसिल, है ना, ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा, 2 इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई, 4 पाई मतलब 2 चक्कर कंप्लीट, ठीक है, 2 चक्कर मतलब फाइनली एंगल 0 पर ही पहुंच रहा है, ठीक है, तो आई आर एम एस विल बी इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, ओके, डिवाइडेड बाई 2t, और ये हो गया कितना, दैट इज t, माइनस ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0, ठीक है, 0 माइनस 0 प्लस 0, ठीक है, टू द पावर हाफ, टू द पावर हाफ, ओके, यहाँ 2t है, t से t कैंसिल हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, तो आई आर एम एस कितना आया, दैट इज आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 का रूट ओवर, दैट इज पावर हाफ, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 2, है ना, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस, है ना। सिमिलरली पूरा सेम स्टेप रहेगा बच्चों, सिर्फ आई की जगह क्या पुट करना है, ई पुट कर दोगे तो ई आर एम एस निकल जाएगा, है ना, ई आर एम एस निकालना है, दैट इज ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू, तो सिर्फ आई नॉट की जगह क्या पुट कर दोगे, ई नॉट पुट कर दोगे, और कुछ नहीं, पूरा स्टेप सेम रहेगा, इंटीग्रेशन भी सिमिलर तरीके से होगा, जहां जहां पर आई नॉट है और जहां जहां पर आई है, आई नॉट की जगह पर ई नॉट पुट करोगे, आई आर एम एस की जगह पे ई आर एम एस पुट करोगे, है ना, और बाकी पूरा का पूरा इंटीग्रेशन सेम होगा बच्चों, है ना, बाकी पूरे का पूरा इंटीग्रेशन सेम होगा, ठीक है, तो इतना नोट कर लो। उसके बाद देखो, जैसे आई आर एम एस का वैल्यू आया, दैट इज आई नॉट बाई रूट 2, है ना, उसी तरीके से वी आर एम एस या फिर ई आर एम एस कितना हो जाएगा ना, वी आर एम सॉरी वी नॉट बाई रूट 2 और दैट इज ई नॉट बाई रूट 2, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना, इसको फिर सिंप्लीफाई करोगे, है ना, इसको भी आगे चलकर सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, रूट 2 का वैल्यू पुट कर दोगे, है ना, तो 1 बाई 1.414 दैट इज 0.67, ठीक है, वो निकल कर आएगा, ओके, तो ये हो गया बच्चों आई आर एम एस एंड वी आर एम एस। उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर एम एस, है ना,
उसके बाद बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू, है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू। अब थोड़ा याद करो, जब हम बोल रहे थे कि हमारे घर में एक फैन है, ठीक है, जिसे 2 एम्पियर का करंट चाहिए, है ना, तो और हमारे घर में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना। कैसा करंट होता है? अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो 2 एम्पियर है ये दरअसल कौन सा वैल्यू है बच्चों ना, ये IRMS है। दिस इज द IRMS वैल्यू। ओके, IRMS, ये I एवरेज नहीं है, ये I का कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं है, ये I मैक्सिमम भी नहीं है, ये I नॉट नहीं है बच्चों, ये I एवरेज नहीं है, ठीक है, या फिर ये I भी नहीं है। ये कौन सा वैल्यू है? 2 एम्पियर इज द IRMS वैल्यू। 2 एम्पियर इज द IRMS वैल्यू। तो हम लोग मतलब जब बात करेंगे एक पूरे साइकिल में, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में, ठीक है, जो करंट हम लोगों को इफेक्टिव करंट मिल रहा है ना, IRMS मतलब ये समझ लो कि ये इफेक्टिव करंट है ना, ये इफेक्टिव करंट है, ठीक है। एक पूरे साइकिल में टोटल उस फैन को इतना करंट मिल जाता है और उसी को हम लोग इफेक्टिव करंट या RMS वैल्यू कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव करंट या फिर RMS वैल्यू कहते हैं। ओके, तो इसको हीट एनर्जी के साथ रिलेट करके समझाया गया है बुक में, ठीक है। बट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट इज RMS वैल्यू ना। सपोज कर लो एक रेजिस्टर लगा हुआ है बच्चों, ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और सपोज कर लो किसी एक इंस्टेंट में हमने देखा इसमें I करंट, सॉरी I नॉट नहीं, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? दैट इज I करंट फ्लो कर रहा है। ओके, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? दैट इज I। ओके, I का वैल्यू तुम्हें पता है, दैट इज I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, I नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ये वैल्यू हम लोगों को पता है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग निकालेंगे एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर, ठीक है। याद करो जब हम लोग एक रेजिस्टर के अक्रॉस एक बैटरी लगाते थे और ये रेजिस्टर हुआ करता था बच्चों, करंट कांस्टेंट फ्लो करता था I, तो जो हीट प्रोड्यूस होता था उसका जनरल इक्वेशन होता था I² RT, है ना, याद है। यहाँ पर कौन सा I पुट करेंगे? क्या I एवरेज? अब तो बैटरी नहीं है ना, अब करंट तो कांस्टेंट नहीं है ना, ठीक है। तो अब कौन सा अल्टरनेटिंग करंट में कौन सा करंट हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं? क्या I एवरेज का वैल्यू पुट करेंगे, क्या I इंस्टेंटेनियस करंट I का वैल्यू पुट करेंगे, या फिर I नॉट का वैल्यू पुट करेंगे, या फिर IRMS पुट करेंगे, है ना। क्या I एवरेज हमें पुट करना है, क्या हमें I का वैल्यू पुट करना है, क्या हमें I नॉट पुट करना है, क्या हमें IRMS पुट करना है, ठीक है। ये सब अलग अलग पहलू हैं अल्टरनेटिंग करंट के, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि IRMS जो है वो इफेक्टिव करंट होता है। तो जो हम लोग डायरेक्ट करंट में I लिखते थे, अल्टरनेटिंग करंट में हमें IRMS लिखना पड़ेगा, और IRMS का वैल्यू कितना होता है? दैट इज द मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय √2, है ना, दैट इज द मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय √2। ओके, तो एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर इन टाइम t निकालते हैं, इन टाइम t, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों? पहले निकाल लेते हैं एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी dissipated in a small time, in a small time dt कितना होगा ना, let it be de। okay, तो just a second, where is the eraser? तो de will be equal to that is the I² है ना, RT, ठीक है, I² RT। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल एनर्जी हमें मिल जाएगा बच्चों, है ना। तो E will be equal to ओके इंटीग्रेशन ऑफ I² RT, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा ना, IRMS का स्क्वायर, ठीक है, इनटू RT, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, एनर्जी जो डिसिपेट होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसे अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है बच्चों तो RMS वैल्यू लोगे, है ना। जब RMS वैल्यू लेकर के एनर्जी फाइंड आउट किया गया तो वो उतना ही आया जितना एक्चुअली, सपोज कर लो एक रजिस्टर, ठीक है, इसमें कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ उसे मेजर करने के लिए तुमने एक सपोज कर लो मशीन लगाया है, ठीक है, एक रजिस्टर है और उसमें एक करंट फ्लो कर रहा है, सपोज कर लो एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, कभी इधर से आ रहा है कभी इधर से आ रहा है ना, अल्टरनेटिंग करंट है तो ये दोनों तरफ से आएगा। तो हम लोगों ने निकाला कि कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ, सपोज कर लो 10 जूल का एनर्जी डिसिपेट हुआ। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग आई एवरेज का फॉर्मूला यूज करके हीट मतलब वो एनर्जी निकाले, ठीक है, आई एवरेज का स्क्वायर इंटू RT करके निकाले, तो 10 जूल नहीं आया, 10 जूल नहीं आया। फिर हम लोग
एनर्जी डिसिपेटेड इज इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर टी करके निकाले तो भी 10 जूल नहीं आया। जब हम लोगों ने बच्चों आई आर एम एस का स्क्वायर किया इंटू आर टी तब देखा कि 10 जूल आया। दैट मीन्स दिस इज द इफेक्टिव करंट, है ना। तुमने जो मशीन लगाया था उसने कितना एनर्जी मेजर किया, डिसिपेटेड एनर्जी 10 जूल, और जब तुम आई आर एम एस का वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करते हो तभी जाकर के 10 जूल आता है, इन दोनों केसेस में नहीं आता। दैट मीन्स आई आर एम एस इज नथिंग बट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रजिस्टर, है ना। आई आर एम एस इज नथिंग बट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रजिस्टर। ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आई आर एम एस, है ना, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आई आर एम एस। मूविंग अहेड, अब देखो जैसे बच्चों हम लोग जब बैटरी से रिलेटेड डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ते थे, है ना, डायरेक्ट करंट के बारे में हम लोग जब पढ़ते थे, है ना, अभी तक तो हम लोग डायरेक्ट करंट के बारे में ही पढ़ते हुए हैं। तो करंट को मेजर करने के लिए, है ना, करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एक एमीटर यूज करते थे, ठीक है, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए, है ना, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग एक वोल्ट मीटर यूज करते थे, ठीक है। बट वो एमीटर और वो वोल्ट मीटर तुम यूज करके अल्टरनेटिंग करंट नहीं मेजर कर सकते, है ना। वो वोल्ट मीटर और वो एमीटर यूज करके तुम अल्टरनेटिंग करंट नहीं मेजर कर सकते। अल्टरनेटिंग करंट मेजर करने के लिए या अल्टरनेटिंग ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम लोगों को बच्चों क्या चाहिए ना, हम लोगों को एक अलग टाइप का, जिसे हम लोग कह सकते हैं, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को मेजर करने के लिए, ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए बच्चों ना, हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर। ओके, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। इट विल वर्क, अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए हॉट वायर एमीटर और ए हॉट वायर वोल्ट मीटर, तो तुम बोलोगे इट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इट वर्क्स इन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और ये जो वैल्यू मेजर करेगा, है ना, ये जो वैल्यू मेजर करेगा, ठीक है, सपोज कर लो एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, तुम वहां पर एक हॉट वायर एमीटर लगा दिए, तो वो कौन सा वैल्यू मेजर करेगा, वो आई आर एम एस का वैल्यू मेजर करेगा, ठीक है। या फिर ईएमएफ वोल्टेज मेजर करना चाहते हो तो वो ई आर एम एस का वैल्यू मेजर करके बताएगा, है ना, बिकॉज जो इफेक्टिव करंट है वो तो आई आर एम एस है और जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो तो ई आर एम एस है, तो जो इफेक्टिव है उसी को वो मेजर कर पाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन मेजर व्हाट ना, वोल्टेज एंड करंट। ओके, तो होपफुली बच्चों आप लोगों को जितना भी आज पढ़ाया गया वो चीज़ समझ में आया होगा। सो अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को ग्रैब करें। इनिशियल लेवल है अल्टरनेटिंग करंट का, इसके बाद थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा, ठीक है, और होपफुली आप लोग भी डिफिकल्टी के साथ अपने आप को तैयार करते जाओगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।